नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। योगी 2.0 सरकार का पहला और साथ ही वैसे योगी सरकार का छठा बजट आज पेश किया गया। बजट को लेकर यूपी की जनता ने कई तरह के आस लगाई थी। किसानों, महिलाओं, युवाओं और साथ ही आम नागरिकों को योगी सरकार से बड़ी सौगात की उम्मीद थी। सरकार ने भी सभी तबकों को खुश करने की कोशिश की थी। तभी तो किसानों के लिए सरकारी नलकूप से मुफ्त सिंचाई के लिए 800 करोड़ रुपए देना हो या फिर लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रखना हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पीएससी की 3 महिला बटालियन का गठन करना हो या फिर महिला सुरक्षा के लिए 523 करोड़ का बजट रखना हो, योगी सरकार ने कोशिश की कि हर तबके के लिए बजट में कुछ ना कुछ हो। रोजगार के लिए भी सरकार ने 5 साल में 40 करोड़ के निवेश के साथ ही 4 लाख रोजगार के सृजन का भी लक्ष्य रखा है। अब ये कितना पूरा होगा ये तो खैर वक्त बताएगा। अब सरकार ने बजट में पेश किया है तो विपक्ष उस बजट पर खामियां ना निकाले और बयानबाजी ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा अखिलेश यादव ने कहा कि यह बजट सरकार का छठा बजट है और इसमें सब कुछ छट गया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि बजट नहीं बल्कि बंटवारा है। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार के बजट को घिसा पिटा बजट करार दिया है। जो संकल्प 130 संकल्प थे उनमें से कुछ संकल्प पहले से चले आ रहे थे, कुछ नए थे। उनमें से 97 संकल्पों को आज यहाँ पर इस बजट में स्थान दिया गया है, जिसमें 44 संकल्प नए हैं। पिछले 5 साल में धोखा मिला। ये आंकड़ों का एक मकड़ जाल है जिसमें आप ढूंढते रहिए आपके लिए क्या है, आप ढूंढते रहेंगे आपको मिलेगा नहीं आपके लिए क्या है। सवाल ये है कि किसान की आय दोगुनी कब होगी, हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान उनको नौकरी रोजगार कब मिलेगा। आज भी बड़े पैमाने पर भर्तियां सरकार नहीं कर पाई। ये छठा बजट है और सब कुछ घटा है इसमें। और ये बजट नहीं, ये बंटवारा है। अन्नदाता किसानों के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना के लिए धनराशि फंड की स्थापना की गई है। यहां पे हम लोग पहले से ही एमएसपी का लाभ धान, गेहूं और अन्य फसली के लिए किसानों को उपलब्ध कराते रहे हैं। बजट में हम लोगों ने अपने अन्नदाता किसानों को राहत देने के लिए भाव स्थिरता कोष की स्थापना भी की है। किसान के गन्ने का भुगतान का तो सरकार बताती है, लेकिन सरकार कभी ये नहीं बताती कि बकाया कितना है। क्या इस बजट में किसानों का अभी तक जो बकाया है पैसा वो मिल जाएगा? सरकारी सहकारी चीनी मिलों का तो सरकार बजट में रखे, लेकिन जो प्राइवेट मिल हैं उनका पैसे का भुगतान कब तक हो जाएगा? हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की और इसके तहत हम अपने युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। स्नातक और स्नातक हर युवा को इसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में की है। पढ़ाई की कभी नहीं हुई होगी जितनी 5 साल में हुई है, और इस बजट में भी नहीं लगता है कि बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो पाएगी। प्राइमरी एजुकेशन को बर्बाद कर दिया इन्होंने। आज जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो ज्यादातर बच्चे पिछड़े वर्ग के हैं, दलित समाज के हैं, सबसे समाज के गरीब बच्चे हैं। उनके पास ड्रेस अभी तक नहीं पहुंच पाई, न बन पाई है। जो खाने की चीजें मिलनी चाहिए थी मिड डे मील में वो नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। सरकार फल उपलब्ध नहीं करा पा रही है। तो आज चर्चा करेंगे बजट पर। 2 खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शबनम पांडे जुड़ गई हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी से। शबनम जी बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जुड़ गए हैं। पीयूष जी आपका भी बहुत स्वागत है और कुछ ही देर में कपिल जी भी जुड़ेंगे। शबनम जी सबसे पहले रुख आप ही का करूंगी कि दूसरी बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनकर भेजा है विधानसभा, ऐसे में जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें थी सरकार से। अब बजट भी पेश हो चुका है, तो क्या लगता है कि जनता की उम्मीदों पर सरकार कितनी खरी उतरी है? निश्चित तौर पे जो बजट आया है जनता के सभी वर्गों के बीच में एक खरी उतरी है सरकार। देखिए ये जो बजट आया है ये जन कल्याणकारी बजट है और जन आकांक्षाओं को पूर्ति करने वाली बजट है।
और इसमें समग्र विकास दिखता है, किसी एक भी पहलू को छोड़ा नहीं है सरकार ने। पिछले 5 वर्षों में योगी 1.0 में जिस तरीके से बजट पेश हुआ, कोरोना काल आया और इस वैश्विक महामारी के बावजूद भी 12% के उछाल के साथ ये योगी 1.0 बजट का जो अंतिम बजट है और हमारा योगी 2.0 का जो पहला बजट है उसमें 12% का उछाल तकरीबन देखा गया है। और ये कहीं ना कहीं जो हम 1 ट्रिलियन का बजट पेश करने की बात करते हैं, निश्चित तौर पे हम उसके ज्यादा दूर अब नहीं रह गए हैं। ये इतिहास में सबसे बड़ा बजट है और इस बजट में जितनी भी हमारी योजनाएं पहले चल रही थी जो खत्म नहीं हुई थी, उन योजनाओं को भी दिया गया है और साथ साथ 44 नई योजनाओं को इसमें जगह दिया गया है। इस बजट में अगर आप देखा जाए तो अधिवक्ताओं को, पुलिस को, महिलाओं को, जो निचली जातियों के लोग, SC ST के लोग हैं, उनके महापुरुषों के स्थानों को अगर देखा जाए ये करने का, आप अल्पसंख्यकों के लिए बजट है। इसमें शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है, सिंचाई पर भी ध्यान दिया गया है, फर्टिलाइजेशन पे भी ध्यान दिया गया है, किस तरीके से प्राकृतिक किसानी किया जाए। नौकरी का देखा जाए तो किया गया, OTOP के तहत जो धन दिया गया है, तमाम आप कोई क्षेत्र लेकिन शबनम जी ठीक है, हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, ठीक है, ऐलान तो हो गया, लेकिन ये पूरा कैसे होगा, इसको लेकर क्या मास्टर प्लान है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले हर साल हम देखते हैं कि हर राज्य में तमाम बजट पेश किए जाते हैं और कई सारे वादे और दावे भी जनता से किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही होती है। तो कितना पूरा होगा इसमें से? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर जमीनी हकीकत देखना है तो हम अपने पहले टर्म को देख सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 5 एक्सप्रेसवे बन रहा है, भारत का ये पहला प्रदेश है कि जहां 5 एक्सप्रेसवे बन रहा है। अगर आप देखिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं को देखा जाए तो जिस तरीके से खाद्यान्न का वितरण हुआ, शौचालय बना, मुफ्त में बिजली दी गई, तमाम ऐसी सुविधाएं दी गई। अगर सोलर पंप लगाने को किसानों को दिया गया, सोलर पैनल लगाने का दिया गया, आप आज आम गांव में जाके इन सब चीजों का निरीक्षण कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना जिस रफ्तार से हो रही है, जिस पर काम चल रहा है, आप कोरोना के समय देखा जाए तो विश्व में सारे देश धड़ाम से गिर रहे थे कोरोना के महामारी के इससे, लेकिन हमारे देश में अगर आप देखिए तो कोरोना के लिए एक अगर जांच सेंटर नहीं था कि हम किस तरीके से जांच करें। यूपी में देखिए किस तरीके से जांच सेंटर खोले गए, आज हमारे पास 512 ऑक्सीजन प्लांट है। शबनम जी, वो तस्वीरें भी तो उत्तर प्रदेश से ही सामने आई थी ना, जहां गंगा के किनारे शवों को यूं ही दफना दिया गया था, जब पानी गिरने से रेत हटी तो शव ऊपर आ गए थे। वो तस्वीरें शायद आपने देखी होंगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मुझे लगता है नहीं, मैं इस पर एक टिप्पणी करना चाहती हूँ। गंगा के किनारे शवों को दफनाने की बात पर जब अब उस पर जांच हुई है तो आज की डेट में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गंगा के किनारे अपने शवों को दफनाते हैं और उसकी जांच हुई तो वो आज भी वही सीन देखने को मिलता है। लेकिन संख्या में बहुत हद तक कमी है। ठीक है शबनम जी, आपकी बात मान रही हूँ मैं, लेकिन विश्व के आधार पर देखा जाए तो विश्व में जो शक्तिशाली देश है वो उनकी स्थिति हमसे कोई कम नहीं थी। ठीक है, तो लेकिन वो भी जिम्मेदारी सरकार की बनती है शबनम जी, वो भी जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। कपिश जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कपिश जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। आज बजट पेश हो गया और विपक्ष ने कई सारी खामियां भी गिना दी हैं। अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया है कि छठा बजट में सब कुछ छट गया है। आखिर इतनी जो बड़ी बातें कही गई हैं और खामियां ढूंढी गई हैं, इनका आधार क्या है कपिश जी? देखिए, बजट जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वर्तमान समय में प्रस्तुत किया है, ये बजट जो है काफी निराशाजनक है। और मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि कहने के लिए आप कह दें कि हम 6,15,000 करोड़ रुपए का बजट दे रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि आपने पिछले बजट से इस बजट में कितने का ग्रोथ दिया है। मैं बहुत टेक्निकल और इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में समझाना चाहता हूं, बहुत सहज में समझाऊंगा। तो आपने कितना बजट का विकास किया? मैं ये कह रहा हूं कि जो इनका पहले का बजट था
2021-2022 वो 5,27,000 करोड़ का था। फिर 18,000 करोड़ रुपए के लिए सप्लीमेंट्री बजट लाया गया था दिसंबर के अंदर, और उसके बाद तो सरकार चली गई थी इलेक्शन। तो यानी कुल मिलाकर के आपने करीब 67,000 करोड़ का बजट एक्स्ट्रा दिया है, 60,000 करोड़ से कुछ ऊपर। ठीक। तो मैं तो ये बात पूछ रहा हूं कि जो वर्तमान समय में जो लगातार जो महंगाई बढ़ती चली आई है, बहुत साधारण शब्दों में मैं कह रहा हूं, और हमको साधारण शब्दों में इकोनॉमिक्स समझा देंगी पांडे जी। मैं एक बात ये पूछ रहा हूं कि जब 16.5% जो है आपकी खुदरा महंगाई दर चल रही है, 9.5% आपकी जो है वो थोक महंगाई दर चल रही है, यानी पहले से ज्यादा, तो आपके बजट का अलाइनमेंट भी तो 17-18% का होना चाहिए था। तो आपने 9.5% का एक्स्ट्रा बजट ही क्यों दिया? कैसे आप ये सारी चीजों को पूरी करेंगे? मैं बहुत साधारण चीजों में कह रहा हूं कि अगर आपने अपने किचन के लिए 2,000 रुपए का बजट आज से 1 साल पहले रखा था, जिसमें आपको सरसों का तेल 120 रुपए का लगता था, 5 लीटर आप तेल लेते थे। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जब 230 रुपए का आपको तेल खरीदना है तो आपको बजट का अलाइनमेंट कितना करना पड़ेगा? 3,500 करोड़, 3,500 रुपया। तो ये बहुत साधारण तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कि इस बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है महंगाई के हिसाब से, बेरोजगारी के हिसाब से। अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि देखिए, ये जो बजट है पिछले बजट के अपेक्षा, जिसको बड़ा ये कह रही हैं, ये पिछले ही बजट में 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए। और 2020-2021 के बजट में जब इनका 5 लाख करोड़ का बजट था, जो केवल 27,000 करोड़ नेक्स्ट ईयर में बढ़ाए थे ये, तो मैं उसके लिए कह रहा हूं कि उस समय 3.25 लाख करोड़ रुपए ये खर्च कर पाए थे। तो ऐसे बड़े बजट दिखाने का क्या फायदा जिसको आप खर्च करके खुशहाली दे ही नहीं पा रहे हैं, यानी उसकी आप व्यवस्था नहीं कर रहे। राजकोषीय घाटा 9,000 करोड़ रुपए पहले से आपका बढ़ा हुआ है। ये ठीक है 4% से नीचे है, 3.96% है, लेकिन 0.4% बढ़ेगा तो आप खतरे में आ जाएंगे। और आप सब कुछ ऑल इज वेल कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं हमने सबके लिए। आपने जितने भी मानक पे पैसे दिए पहले से कम कर दिए। आपको मैं साधारण तरीके से, जैसे गऊ इनके अंदर में आती है, आपने 2020-2021 के बजट में गाय के लिए 450 करोड़ रुपए का बजट रखा था। इस बार आपने 125 करोड़ रुपए का रखा है, जो गाय आपके मुख्य एजेंडा में है, और वो गाय जो मुसलसल उसके बाद भी मरती रही है, जिसके लिए आपने आबकारी पे भी 0.1% का सेस लगाया था, और उससे भी आपने इनकम की थी, उससे भी आप गाय नहीं बचा पाए, और नहीं तो आपने बजट गिरा दिया। इसी तरीके से कृषि के अंदर भी। और आपने संकल्प पत्र 2017 का ही वादा 212 नंबर के पूरे नहीं किए, 130 का नया संकल्प पत्र इस बार लेकर के चले आए। ठीक है, मैं तो पूछ रहा हूं कि अगर आपने किसानों ठीक है कपिल जी, जल्दी से इस पर जवाब ले लेते हैं। कपिल जी जल्दी से इस पर जवाब ले लेते हैं, उसके बाद में मुझे पीयूष पंत जी का भी रुख करना है, उनसे भी जवाब लेना है। ठीक है शबनम जी, बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। ठीक है कपिल जी, जवाब ले लेते हैं। ठीक है कपिल जी जवाब ले लीजिए। किसान की आय दुगनी करेंगे, कपिल जी कीजिएगा दुगनी, जवाब ले लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो विपक्षी दल विरोधी दल नहीं होते कि अगर अच्छा काम भी हुआ तो उस पर विरोध प्रदर्शन करते रहे। देखिए, अगर ये महंगाई का कहते हैं, हम सब जानते हैं कोरोना काल बीता, 2 साल बीता, हर देश में महंगाई इसी तरीके से बढ़ रही है। निश्चित तौर पे हमारे लिए भी ये चुनौती रहा, लेकिन उसके बावजूद महंगाई पर काम किया है सरकार ने, और जोरदारी से किया। पेट्रोल डीजल का दाम अभी कम जी किया। उनका सवाल ये नहीं है कि महंगाई क्यों बढ़ी, वो ये कह रहे हैं कि महंगाई के हिसाब से बजट में बढ़ोतरी नहीं की गई। मैं तो बता रही हूँ, महंगाई को कम करने को, कंट्रोल करने के लिए सरकार ने किस तरीके से अभी काम किया है। पेट्रोल डीजल का दाम कम किया है। गेहूं का अगर देखा जाए तो गेहूं का निर्यात पे रोक लगाया गया है। कहीं ना कहीं इसको हमने एक अपने स्टोरेज के लिए भी रखा, और ताकि यूक्रेन और रशिया का जिस तरह युद्ध हो रहा है, आगे जाके विश्व में किस तरह की परिस्थिति बनती है, उसमें गेहूं के दाम अगर बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसे कंट्रोल कर सके, उस पर काम किया। एडिबल ऑयल पे सरकार ने कुछ नीतियां बनाई हैं। महंगाई पे ऑलरेडी सरकार काम कर रही है। वैश्विक महामारी के बाद अगर सरकार 12% का इजाफा शबनम जी महंगाई पे डिबेट नहीं कर रही हूँ आज मैं,
महंगाई पर दूसरी डिबेट बात, नहीं हो रही है शबनम जी, मैं महंगाई पर डिबेट नहीं हो रही टिप्पणी है। नहीं कर रही हूँ। उन्होंने महंगाई और बजट के जो अलाइनमेंट पे बात किया है, तो हम महंगाई को बढ़ने से रोक रहे हैं, वो हम अलाइनमेंट करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। और परिस्थिति जो विश्व में जिस तरीके की परिस्थिति चल रही है उसके अनुसार हमारा बजट बहुत अच्छा। फिर ये कहते हैं 130 ठीक है, ठीक है, संकल्पों में वरिष्ठ हमने पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नहीं ठीक है, किया। ठीक है, ठीक है, हमने लौटूंगे आप दोनों के पास में। 97 शबनम जी संकल्पों में प्लीज किया है। बाकी को भी बोलने का मौका दीजिए। पीयूष जी आप बताइए कि बजट कितना जनता के हित में कारगर साबित होगा, और साथ ही जो विपक्षी पार्टियां सवालिया निशान खड़े कर रही हैं वो किस हद तक सही है? देखिए, ये बजट, पहली बात तो ये है कि ये बजट जो है वो ये सालाना बजट नहीं लगता है। ये बजट जो है पंचवर्षीय योजना वाला लगता है। और ये खुद योगी जी ने भी अपने वक्तव्य में जो है बजट पेश करने के बाद कहा कि हमने 5 साल की योजना बनाई है। तो और जिस तरह के कार्यक्रम दिए गए हैं आप देखिए, वो निश्चित रूप से एक लंबी जो है वो समय अवधि में वो पूरे होने जाएंगे जो भी है। तो निश्चित रूप से अब चाहे आप देख लीजिए, आप चाहे स्टार्टअप ले लीजिए, चाहे आप दूसरी योजनाएं ले लीजिए, वो तुरंत तो रोजगार जो है वो जनरेट कर ही नहीं पाएंगे। और जो तमाम जिस तरह की योजनाएं और है, चाहे उसमें जो है आपका एक्सप्रेसवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, ये सब फौरी तौर से राहत जनता को नहीं देने जा रहे हैं। ये सब ये तो आप अगर जो कह रहे हैं पंचवर्ष यानी 5 साल का हमने खाका बनाया है, तो 5 साल किसे चाहिए? साल भर का बताइए ना आप। आपका रेवेन्यू कहाँ से? रेवेन्यू की कोई बात नहीं है, कहाँ से होगा? अभी भी देखिए आरबीआई की रिपोर्ट है, जो आरबीआई ने रिपोर्ट पिछले साल दी थी कि अभी भी जो है कि योगी सरकार के आने के बाद जो 39% जो है जो कर्ज बढ़ गया है उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर जो है। तो एक कर्ज की अर्थव्यवस्था चल रही है लगातार जो है, उसमें आप एक इतना बड़ा बजट दे रहे हैं, वो भी उससे जनता को राहत कोई देखती नहीं मिलती। अब आप मान लीजिए, देखिए कि इस तरह सरकार ने जो कहा है, आप देखिए सबसे बड़ी चिंता लोगों की है, एक तो महंगाई है, दूसरा है रोजगार। तो रोजगार जनरेशन की कोई भी योजना दिखाई नहीं देती है, सिवाय इसके कि आप जो है कि स्टार्टअप की बात करी गई है इसमें, और दूसरा जो है कि आपके क्या नाम जो है कि लोकल लेवल पे जो है वो स्किल डेवलपमेंट करके और उससे करेंगे। जबकि सरकार ने खुद कहा है कि पिछले इनके जब कार्यकाल में 4.5 साल में सिर्फ 22,000 लोगों को स्टार्टअप से जो है फायदा हुआ है, नौकरी मिली, 10,000 डायरेक्ट और 12,000 इनडायरेक्ट लोगों को रोजगार मिला है। तो अगर ये बात है आपका, समझ लीजिए 4.5 साल में सिर्फ इतनी नौकरियां आप दे रहे हैं, और 20 लाख का आपने वादा किया था पिछली बार, और इस बार भी अभी जो सरकार कह रही है, वो सरकार ने खुद कहा इस बार आज के भाषण में ये बात कही गई है कि 4.5 लाख जो है नौकरियां हमने सरकारी नौकरियां दी। तो सरकारी नौकरी पे बिल्कुल तवज्जो नहीं है, प्राइवेट सेक्टर पे है, उस पे भी इतना मंथर गति से है कि आपका ज्यादा जो है देखिए कंस्ट्रक्शन पे है, कंस्ट्रक्शन पे पैसा होता है, पैसा किसकी जेब में जाता है, वहां से भ्रष्टाचार पनपता है, ये साफ दिखाई दे रहा है। आप चाहे एक्सप्रेसवे हो, उसमें टोल लगता है, किसके लिए टोल लगता है? आप देखिए अब जो मेरठ वाला जो आपका हाईवे एक्सप्रेसवे बना है, उसमें जो है किस तरह से टोल बढ़ा दिया गया पूरा, क्या आम आदमी उसमें चल पाएगा? तो ये किसके लिए डेवलपमेंट हो रहा है? वाकई में पीयूष जी, महंगाई के बाद में जो बड़ा मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर अक्सर जो है सवाल उठते रहे हैं। उस पर मैं एक बार शबनम जी से सवाल कर लेती हूँ। शबनम जी, 20 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया था इससे पहले भी, जिसके बाद में 4 लाख कुछ हजार रुपए नौकरी दी गई थी। उसमें भी आपके पूर्वांचल के लोग पूछ रहे थे कि वो डेटा हम लोगों के साथ में शेयर कीजिए कि इनको नौकरी दी गई है। उसके बाद में अब जो आज फिर ऐलान किया गया उसमें है कि 5 सालों में 4 लाख रोजगार दिए जाएंगे। रोजगार देने का इतना ही लक्ष्य है, तो यानी कि इलेक्शन के वक्त तो कुछ और वादे किए जाते हैं, बजट में कुछ और ही है। देखिए, हमने अगर सरकारी नौकरियों की बात की तो वो 4 लाख में की, लेकिन रोजगार और स्वरोजगार को लेकर लगातार सरकार मजबूती से कहती आई है कि हम स्वरोजगार कर रहे हैं। हमने ओडीओपी जो हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको देखकर अन्य राज्य भी उसको कॉपी करना चाहते हैं। आप देखिए ओडीओपी में किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, एमएसएमई में, और जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप खड़ा हो जाता है? क्या उसमें रोजगार का सृजन नहीं होता है? शबनम जी, आपको देखिए पूर्वांचल में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया था, आपकी जानकारी में होगी ये बात। उन्होंने सरकार से डेटा मांगा था कि डेटा शेयर कीजिए कि आखिर किन 4 लाख लोगों को आपने रोजगार दिया है।
ठीक है, अगर दिया था तो फिर डेटा शेयर करने में क्या ही दिक्कत थी? उसके बाद तो विपक्षी पार्टियां भी आपसे यही सवाल कर रही थी कि डेटा सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते। देखिए, डेटा तो जो कोई चाहे आरटीआई से ले ले, इस पे कोई क्वेश्चन करने का और कोई उस पे हड़ताल करने और किसी तरीके के प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। स्वरोजगार को लेकर मैं साफ तौर पे कह रही हूँ, मान लीजिए 14 मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं तो वो अपने आप तो खड़े नहीं हो जाते। अगर रोड बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, हाँ। तमाम पार्क्स बन रहे हैं, फूड पार्क हो, आईटी पार्क हो, प्रोसेसिंग पार्क हो, जो भी बन रहे हैं, उन सब में तो रोजगार का सृजन होता ही है। ओडीओपी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में देखिए करोड़ों की संख्या वो में महिलाएं टेम्परेरी जोड़ी गई रोजगार हैं। होता है मैडम, तो वो क्या- टेम्परेरी क्या होता है, वो परमानेंट नहीं- नौकरी नहीं होती है। ठीक है, कपिल जी आप कुछ कैसे बोलना चाह रहे कहती हैं। हैं? ठीक है मैडम, कपिल जी सेल्फ कुछ हेल्प बोलना चाह रहे हैं, मेरे पास ग्रुप वक्त में की 1 कमी है। करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं, 1 करोड़ महिलाएं। तो ठीक वो है मैडम, कैसे मैं है? फाइनल वो अपना कमेंट काम लूंगी, कर आप रही बाकी है। बातें उसमें कवर कीजिएगा। कपिल जी को सुन लेते हैं, मेरे पास वक्त की कमी है, फाइनल कमेंट भी लेना मुझे। कपिल जी, देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी से बहुत पहले से हम लोग कहते आ रहे हैं कि आप एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए कि पिछले 5 वर्षों में आपने कितनी सरकारी नौकरियां कब कब किसको और किस डिपार्टमेंट में दी है, कब उसका वेतन स्वीकार किया, कब आपने परीक्षा ली और कब नियुक्ति प्रदान कर दी। ठीक, ये नहीं करते। विधानसभा में तमाम बार प्रश्न खड़ा किया गया। अभी तो हम लोगों ने यही पूछ दिया था कि बिजली का 1 यूनिट का भी कारखाना पिछले 5 वर्ष में बनाओ तो बताइए, या एक यूनिट भी आप बाहर से भी बढ़ाए हो तो वो भी बताइए। तो दोनों नहीं बता पाए, तो आप कहाँ से बिजली दे रहे हैं? आप समाजवादी पार्टी ने जो कारखाने लगाए थे उससे उत्पादित हो रही बिजली दे रहे हैं, जो आपके समय में उत्पादन शुरू हुआ, लगाया हमने था। तो ये सारी चीजें जनता के बीच में ये मिसगाइडेंस करते हैं। मैं तो एक बात ये पूछना चाहता हूँ अपनी बहन से कि ये हमें एक चीज सिर्फ से बता दें कि उत्तर प्रदेश में 200 एमएसएमई जो है वो बंद हो गई कोरोना काल के अंदर, और आप कह रहे हैं कि इसमें इतना दे, और 50 करोड़ रुपए। ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। शबनम जी, कपिल जी की बातों का जवाब दीजिएगा और साथ ही फाइनल कमेंट बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। 50 करोड़ रुपए। देखिए, सबसे पहले ठीक है कपिल जी, फाइनल कमेंट, मेरे पास वक्त की कमी है। ठीक है शबनम जी, जल्दी से बात पूरी कीजिए। देखिए, कपिल जी कहते हैं बिजली के कारखाने 1 यूनिट का नहीं खोला, हमने नहीं खोला, लेकिन उसके बावजूद बराबर बिजली शहरों और गांवों में लगातार देते रहे। इनके समय में वो भी वीआईपी कल्चर था। बिजली के कारखाने खोले तो बिजली जाती कहाँ थी आपकी? उसका प्रोडक्शन आपके समय में शुरू हुआ। कहिए तो हम नाम वाइज और कहाँ लगाए थे और उसका क्या उत्पादन बढ़ा है, आपको मैं कह सकता हूँ क्योंकि हम लोग ने लगवाए अगर हैं। आप कहते हैं लेकिन शबनम जी, वो तस्वीरें भी तो सबने देखी ना कि अभी कुछ दिन पहले ही कोयले की कमी थी और बिजली को लेकर दिक्कत कई सारे गाँव में देखी जा रही थी। 8-8 घंटे तक बिजली वहां पर गुल थी। ठीक है पीयूष जी, फाइनल कमेंट आपका, बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। देखिए, ये जो दूसरा बजट है योगी जी का, उन्होंने कोशिश करी है कि सभी वर्ग के लिए जो है कि कुछ न कुछ दिया जाए। ठीक, लेकिन मेरा यही मानना है कि उसमें कुछ कॉन्क्रीट कुछ भी नहीं है। हाँ। और एक 5 साल का एक खाका खींच दिया गया है जिसमें एक ढांचागत जो है विकास पे ही जोर है। फौरी तौर से राहत मिलने की कहीं संभावना दिखाई नहीं दे रही है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो जो युवा हो। ठीक है, बेरोजगारी से कोई लड़ने की कोई क्षमता इस दिखाई नहीं देती। बजट को लेकर ये पूरा होगा या नहीं, ये अभी सवालों के घेरे में। ठीक है कपिल जी, फाइनल कमेंट आपका बहुत संक्षिप्त में। देखिए, मैं सिर्फ इस बात को कहना चाहता हूं कि इन्होंने पिछला ही संकल्प पत्र नहीं पूरा कर पाने की स्थिति में पिछले 5 वर्षों में रहे हैं। तो 130 नए वादे कहां से पूरा करेंगे, तो पिछला नहीं पूरा किया। इन्होंने किसानों की आय दुगनी नहीं की। मैं तो एक बात सीधे छोटी सी बात कह रहा हूं कि गोरखपुर के अंदर पहले ही साल इन्होंने कह दिया था कि मेट्रो का निर्माण करेंगे। 50 करोड़ रुपए डीपीआर के लिए दिए थे, हर बजट में 50 करोड़ रुपए दिए, यानी कि अभी तक 250 करोड़ रुपए खर्च हुआ और 3 बार इनका डीपीआर बन के फ्लॉप शो हो गया और वो पास नहीं हो पाया। तो इस तरीके से आप देख लिए, आयुष विश्वविद्यालय है और जो प्रयागराज का जो बन रहा है लॉ कॉलेज है, और एक विश्वविद्यालय जो हमारे आजमगढ़ का है, पिछले 6 वर्षों से बन रहा है। और अभी पिछले बजट के अंदर जो है बाउंड्री वॉल खिंचवाई गई थी आयुष विद्यालय गोरखपुर में, जो कि गलत खिंचवा दी गई थी, तो वो 20 फीट अंदर चली गई क्योंकि वो सड़क पे थी, यानी उस निर्माण पर भी पैसा खराब किया इन्होंने। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसको हम तो कपिल जी, विपक्षी जिम्मेदारी दी है ना जनता ने आपको, विपक्ष की जिम्मेदारी दी है। कुछ भी अपनी सरकार बना, और अगर जनता के हित में आपको लगता है कि सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है तो उसको लेकर आप बुलंद आवाज उठा सकते हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बिल्कुल उठाएंगे, आपने खुद देखा होगा
तो बजट को लेकर जहां एक तरफ सत्ता पक्ष अपनी एक बड़ी उपलब्धि बता रहा है और साथ ही विपक्ष इसको लेकर लगातार हमलावर है। सवाल यह भी कि ये कितना पूरा होगा और कितना अधूरा लेगा, ये भी एक सवालों के घेरे में बना हुआ है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।